हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। आज तारीख है 20 जनवरी 2023 और अखबार है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। आज हम देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर में हमारे लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के नज़रिए से ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको हमें देखना अनिवार्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस न्यूज़ एनालिसिस की। तो पहली खबर है, विचार व्यक्त करने से कोई संवैधानिक पद के लिए अयोग्य नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा वापस भेजे नामों की सिफारिश दोहराई। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सोमशेखर सुंदरसन की बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश दोहराते हुए कहा है कि प्रस्तावित उम्मीदवार के विचार व्यक्त करने से वह संवैधानिक पद धारण करने के अयोग्य नहीं हो जाता जब तक कि वह योग्य और सत्यनिष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम द्वारा नियुक्ति की सिफारिशें दोहराना और वेबसाइट पर अपलोड नोट में सिफारिशें दोहराने के साथ इसके कारण भी स्पष्ट किया जाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका में चल रही खींचतान के बीच महत्वपूर्ण तथ्य है। कॉलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए वापस भेजे 4 नामों को 18 जनवरी को हुई बैठक में दोहराया है और कॉलेजियम की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर डाले गए ब्यौरे के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 4 अक्टूबर 2021 को सोमशेखर सुंदरेसन के नाम की सिफारिश की थी। तो अगर देखा जाए तो कॉलेजियम ने पुनर्विचार के बाद कहा कि उम्मीदवार के इंटरनेट मीडिया पर दिए गए विचारों से यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं बनता कि वह पक्षपाती है। कॉलेजियम ने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं बनाती जब तक कि न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है। सुंदरेसन की वाणिज्यिक कानून में विशेषज्ञता है और वह बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए परिसंपत्ति की तरह होंगी। उनमें न्यायाधीश के लिए होने वाली सारी योग्यताएं हैं और कॉलेजियम उनकी नियुक्ति की 16 फरवरी 2022 की सिफारिश दोहराता है उनकी नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी दोहराई और कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल के यौन अभिव्यक्ति के कारण उनका नाम वापस भेजे जाने पर सहमति जताई है और कॉलेजियम ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपनी यौन अभिव्यक्ति गोपनीय नहीं रखी और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी खारिज करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का बयान करता है या फिर किसी तरीके की कोई बात कहता है तो उसको 19(a) के तहत उसे स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, आज़ादी की, और इस तरह से हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये अमुक पद के लिए योग्य नहीं है, बल्कि उसमें योग्यता है। ठीक है, और योग्यता के आधार पर ही उसको हम संवैधानिक पद देंगे। तो हम बात करते हैं कि 19(1)(a) क्या है। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। आप सभी लोग कमेंट करिएगा। तो बात करें अनुच्छेद 19(1)(a) की, तो इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 19(2) इसके आधार पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। युक्त निर्बंधनों की घोषणा निम्न है: भारत की सुरक्षा व संप्रभुता, मानहानि, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना। अनुच्छेद 21 यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 21(a) कहता है कि राज्य 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा तथा इसे कानून द्वारा राज्य निर्धारित कर सकता है। तो देखिए, मैंने आपको अनुच्छेद 19(1)(a) के साथ साथ आपको अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21(a) भी बता दिया, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अगर अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर है, यूनिफॉर्म के लिए टोका तो शिक्षक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर। देखिए, ये जो है ना, ये आपकी केस स्टडी है। ये आपकी केस स्टडी है किसके लिए? जीएस पेपर 4 के लिए। और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें आपके सामने ये टॉपिक आता है ना, स्वभाव, ठीक है, मानसिक स्वभाव, ये क्या है? तो उसके तहत ये टॉपिक है ना। देखिए, आपको ये देखने को मिला कि यूनिफॉर्म के लिए एक शिक्षक ने टोका तो उसकी चाकू से उसके ऊपर छात्रों ने हमला कर दिया। तो देखिए, ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अगर भविष्य में अगर इस तरह की गतिविधियों को रोका नहीं गया ना, तो भविष्य में क्या होगा ना कि कोई भी स्कूल में कोई भी टीचर बच्चों को गलत कामों के लिए रोकने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसको यही लगेगा कि अगर मैंने इस बच्चे को टोका तो ये कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। तो इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए और इसमें जो है माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो
परवरिश है उस पर ध्यान दें और उनके विकास को ध्यान दें और उसके माहौल को ध्यान दें और ये देखें कि वो किस माहौल में रह रहा है और उसकी संगति गलत तो नहीं है। इस तरह से संगति माहौल पे ध्यान देने से ये होगा कि जो बच्चा है वो इस तरह की गतिविधियां नहीं करेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो श्रीलंका को आर्थिक मदद बढ़ाएगा भारत। ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 भारत और पड़ोसी देश से रिलेटेड टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि श्रीलंका को चाहिए कर्जा और उस कर्जे के लिए भारत ने गारंटी दी है कि अगले 4 साल में ये श्रीलंका जो है इसको वापस कर देगा, है ना। तो यही खबर है। तो भारी कर्ज के बोझ से दबे बेहाल श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने का फैसला अब जल्द ही हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को दोपहर में कोलंबो पहुंचे। उनकी श्रीलंका के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता में भारत की तरफ से पड़ोसी देश को दी जाने वाली मदद एक बड़ा मुद्दा है। श्रीलंका की अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत चल रही है जिसके तहत उसे बकाये कर्ज को आसान शर्तों व ज़्यादा अवधि में भुगतान की सहूलियत दी जानी है। भारत ने पहले ही इसके लिए गारंटी देने पर अपनी सहमति दे दी है। भारत के अलावा चाइना भी श्रीलंका की इसमें मदद कर रहा है और विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि श्रीलंका कर्ज चुकाने की नई समय सीमा तय होने के बाद जल्द ही आर्थिक सुधार की राह पर लौटेगा। श्रीलंका अभी IMF से $2.9 अरब का अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए वार्ता कर रहा है जिसका भुगतान वह अगले 4 वर्षों में करना चाहता है। और बागची ने कहा, भारत को उम्मीद है कि श्रीलंका की बकाये कर्ज के भुगतान को लेकर IMF के साथ चल रही बातचीत सफल रहेगी और यह कर्ज की स्थिति से बाहर आ सकेगा। IMF ने श्रीलंका के समक्ष शर्त रखी है कि जापान, भारत और चाइना से आवश्यक गारंटी मिलने के बाद ही वह उसके बकाये कर्ज के भुगतान की सहमति देगा। बागची ने बताया है कि उसने श्रीलंका को इसकी गारंटी देने की सहमति दे दी है। इस बारे में 2 दिन पहले राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने भी जानकारी दी थी। भारत ने पिछले साल श्रीलंका को $4 अरब की मदद देने का ऐलान किया था। पड़ोसी देश को कई बार पेट्रोल और दूसरे ईंधन और दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों की। तो भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच संबंध 2500 साल से अधिक पुराना है और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था। भारतीय आवास परियोजना भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को विकासात्मक सहायता देने के लिए प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा चाय बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 50,000 घरों का निर्माण करना है। भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास SLENEX का आयोजन करते हैं। हाल ही में 41 वर्षों के अंतराल के बाद भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिए उड़ान सेवा फिर से शुरू हुई जिसे श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। तो आपने देखा कि इस तरह से भारत और श्रीलंका के संबंध है। अगली खबर की बात करें तो NDRF कर्मियों को जंगल में आग से निपटने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये भी आपका UPSC UPPC GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है NDRF। देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने कर्मियों के लिए पहली बार जंगल की आग को नियंत्रित करने और निपटने का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल ने यह संघीय के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बल इस आपदा से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाएगा और इसकी 3 टीमें 6 फरवरी से अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगी। एक संसदीय समिति ने पिछले साल इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि जंगल की आग से निपटने का विषय NDRF जैसे विशेष बल का आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। समिति ने कहा था कि जंगल में आग विश्व स्तर पर एक बढ़ता हुआ खतरा है। जंगल में आग लगने की घटनाएं न केवल वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि जैव विविधता को भी हानि पहुंचाती हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। आग लगने का घटनाएं जनजातीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और वनों की वनस्पतियों और जीवों के लिए गंभीर संकट भी पैदा करती हैं। समिति ने कहा था कि इन घटनाओं को उन आपदाओं की सूची में शामिल करना चाहिए जिनसे NDRF निपटती है। तो हम बात करते हैं NDRF के बारे में, तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ NDRF की स्थापना की गई थी। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन है जिसमें BSF और CRPF से 3-3 और CISF, SSB एवं ITBP से 2-2 बटालियन है तथा इसके प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। अपनी स्थापना के बाद से NDRF ने अपनी कार्यकुशलता से देश तथा विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है। आपदा से निपटने में NDRF की भूमिका की बात करें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करना, राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग अलग सुरक्षा
एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, आपदा क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना एवं राहत सामग्री का वितरण करना। पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका की बात करें तो अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। पिछले कुछ सालों में भारत सार्क क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है। आगे की राह देखें अगर तो प्रस्तावित अकादमी देश के विभिन्न सुरक्षा संस्थानों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण में सहायक साबित होगी। इसके साथ ही यह देश के आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूती प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी। तो ये आपने देखा कि एनडीआरएफ की भूमिका क्या होती है किसी भी आपदा को प्रबंधन करने में, यानी डिजास्टर को मैनेजमेंट करने में। हम बात करते हैं अगली खबर की। तो बीते एक दशक से बढ़ी है 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या। देखिए इसमें हुआ ये है कि हाल ही में जारी हुए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले एक दशक में हर साल नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। साल 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में 81% और उत्तराखंड में 74% स्कूल हैं। राष्ट्रीय आंकड़ा भी बढ़ा है। कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का अनुपात पिछले एक दशक में हर साल बढ़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश और केरल में यह आंकड़ा घटा है। उत्तर प्रदेश में 2018 से 2022 के बीच 2.5% और केरल में 7.9% की कमी आई है। तो 19,060 गांवों का सर्वेक्षण किया गया था इसके लिए। तो असर 2022 4 साल के अंतराल के बाद पहला क्षेत्र आधारित बुनियादी सर्वेक्षण है। यहाँ ऐसे समय में भी आया है जब बच्चे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल बंद होने की विस्तारित अवधि के बाद स्कूल वापस आ गए हैं। नवीनतम अध्ययन में ग्रामीण भारत में कुल 19,060 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,74,544 परिवार और 3 से 16 साल की आयु के 6,99,597 बच्चे शामिल हैं, है ना। और स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर 2018 की तुलना में साल 2022 में स्कूलों में सुविधाओं का स्तर बढ़ा हुआ है ना। जैसे शौचालय, पेयजल, छात्रों की संख्या बढ़ी है ना, इस तरह की आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी इन स्कूलों में। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगला एडिटोरियल है जाति गणना के राजनीतिक प्रभाव। तो ये जाति आधारित जनगणना जो हो रही है, इस पे इससे पहले भी हमने एडिटोरियल को डिस्कस किया था, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप लोग एक रीडिंग इस एडिटोरियल की लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जाति आधारित जनगणना का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है ना। अगली खबर की बात करें तो ये आपका यूपीएससी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इस यूपीएससी जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें है कि कृत्रिम बुद्धि के प्याले में उठता नया तूफान, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार के दौर में चैट जीपीटी नामक चैटबोट एक तरह का सॉफ्टवेयर की शक्ल में एआई का जो तूफान दुनिया में उठ खड़ा हुआ है, उससे कुछ नए सवाल पैदा हुए हैं। कुछ लोगों की राय है कि यह गूगल जैसे सर्च इंजनों तक की छुट्टी कर सकता है और इंसानी बुद्धि को हाशिए पर डालने समेत तमाम क्षेत्रों में रोजगार तक को दुष्प्रभावित कर सकता है। वहीं कुछ से बड़े काम की चीज़ मान रहे हैं, लिहाजा इसके तमाम पहलुओं को समझा जाना चाहिए। तो देखिए, मानव सभ्यता के हजारों सालों में इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब 18वीं सदी से औद्योगिकरण का आरंभ हुआ और हमारे बीच मशीनें आईं। मशीनें बिना थके, बिना कोई शिकायत किए दर्जनों या सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम तुरंत कर सकती हैं, यह हमने देख ही लिया है। परंतु इसमें भी एक बड़ा बदलाव मशीनों के कृत्रिम बुद्धि या कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो जाने पर हुआ है। इस तकनीकी के क्या क्या करिश्मे हैं, या जब आम घरों में उंगलियों के इशारे पर काम करने वाली वॉशिंग मशीन्स गूगल के एलेक्सा से लेकर स्मार्टफोन पर आपके द्वारा की जा रही खोज को पढ़ और समझकर उसी के अनुरूप सामग्री को दिखाता है। पर एआई क्या इससे भी आगे जा सकती है? क्या यह कथित तौर पर मशीनों द्वारा मनुष्यों के रोजगार को हड़पने का सबब भी बन सकती है? इस बीच चैट जीपीटी नामक चैटबॉट की शक्ल में एआई के आने से नई आशंकाएं सामने आई हैं। तो असल और नकल का मिटता है अंतर। देखो, चैट जीपीटी की सनसनी क्या है, इसे टेस्ला और अब इंटरनेट मीडिया मंच ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क के हालिया ट्वीट से समझा जा सकता है। मस्क ने इसके बारे में ट्वीट में लिखा है कि चैट जीपीटी की इस नई दुनिया में कोई भी जल्द ही होमवर्क को अलविदा कह सकता है। मालूम नहीं है कि मस्क की यह टिप्पणी तंज है या वास्तविक खतरे का ऐलान, लेकिन कुछ जगहों पर इसके सहज मानवीय बुद्धि के विकास के लिए घातक मानने की खबरें हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क स्थित कुछ विश्वविद्यालयों की ओर से कहा जा रहा है कि वहाँ छात्रों को अपना होमवर्क पूरा करने के लिए चैट जीपीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उपाय यह सुझाया गया कि छात्र विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों को सर्वर से जुड़े कंप्यूटर्स पर चैट जीपीटी की नहीं खोल पाएंगे। इस बारे में न्यूयॉर्क में के शिक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और मौलिक सामग्री की बौद्धिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर पब्लिक स्कूलों के कंप्यूटरों के लिए चैट जीपीटी तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। वैसे छात्रों के निजी कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर चैट जीपीटी उपलब्ध रहेगा। ठीक है।
और यहाँ सवाल यह है कि क्या चैट जीपीटी स्कूल कॉलेज के गृह कार्य या किसी शोध प्रस्ताव आदि का मसौदा और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली सामग्री तैयार कर सकता है और उसे अकादमिक या साहित्यिक चोरी के अंश के रूप में पकड़ा नहीं जा सकता? तो इस सवाल पर का जवाब तब मिला जब दिसंबर 2022 में एक अंग्रेजी अखबार ने स्कूल में दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी साहित्यिक परियोजना अपने पत्रकार के जरिए चैट जीपीटी की मदद से पूरी करवाई। हालांकि चैट जीपीटी ने उस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए विषय पर बहुत ही साधारण सामग्री तैयार की थी, लेकिन पाया गया कि एक ऐसे छात्र जिसे शोध का कोई पूर्व अनुभव नहीं है उसे दाखिला देने लायक B+ ग्रेड उस सामग्री पर मिल सकता था। यानी कि चैट जीपीटी से कोई असाधारण सामग्री या उत्तर भले ही ना मिले, लेकिन काम चलाऊ से बेहतर परिणाम इससे मिल सकता है। इसे देखते हुए कुछ IT कंपनियां और शोधकर्ता चैट जीपीटी जैसे AI समर्थित चैटबॉट द्वारा उत्पन्न सामग्री की धरपकड़ करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बल्कि एक वेबसाइट की रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि उसकी सहायता से चैट जीपीटी से उत्पन्न सामग्री में साहित्यिक चोरी का अंश छांटकर अलग किया जा सकता है ना। तो ये आपका जो है IT सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इस पर यह आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका जो होमवर्क है ना वो भी एक बॉट कर देगा, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है वो आपका होमवर्क कर देगा। लेकिन इससे नुकसान ये होगा ना कि होमवर्क करने से क्या होता है, जब भी हम कोई बच्चा होमवर्क करता है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बढ़ती है, और क्रिएटिविटी बढ़ने के साथ में उसके ब्रेन का विकास होता है, ब्रेन डेवलप होता है। लेकिन अगर ये काम कोई मशीन करने लगेगी तो उनकी जो क्रिएटिविटी है और उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, और प्लस उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी प्रभावित होगी। वो रैशनल होकर सोच नहीं पाएंगे किसी चीज़ के बारे में। तो इस तरीके से नुकसानदायक है ह्यूमन के लिए। तो हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले कुछ सालों से विभिन्न कारणों और मुद्दों को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर चर्चा में बनी हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है। हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग गूगल के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों पर मिलकर एक साथ काम करेंगे, जिससे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग को AI जैसी प्रौद्योगिकियों विकसित करने और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी पर नीति आयोग राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स पोर्टल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यनीति विकसित कर रहा है ताकि व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा सके। तो गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप माइंड ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सामान्य तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को समानार्थी समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। और हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो AI का अर्थ है एक मशीन में सोचने समझने और निर्णय की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है, और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोचे। अगर टाइप की बात करें तो एक होता है प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन मेमोरी और सेल्फ कॉन्शियस। तो AI की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी या बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अकॉर्डिंग यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। AI कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है, या इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है और कैसे निर्णय लेता है और यह कैसे काम करता है। हॉलीवुड की बात की जाए तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार वॉर, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आदि जैसी फिल्में बन चुकी हैं। इनसे आपको यह पता चल सकता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। भारत में भी प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा समझा जा सकता है। वैसे AI वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के गैरी कास्पारोव को हरा चुका है। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 साल कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की।
अब कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, तो वर्तमान दौर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किए जा रहे प्रयोगों का दौर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अनुप्रयोग है, कंप्यूटर गेमिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट, इसके अलावा किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने, नई दवाएं तैयार करने, नए केमिकल तलाशने, खनन उद्योग से अंतरिक्ष तक, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें एआई का दखल ना हो। अगर उदाहरण से समझे तो आज विश्व भर में हवाई जहाज़ों की आवाजाही पूर्णतः कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज़ कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहाँ सामान पहुँचाएगा, यह सब मशीनें तय करके निर्देश देती हैं। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय ज़्यादा लगता है या जो काम ज़्यादा कठिन है वह इन मशीनी दिमागों की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। अगर हम भारत में इसकी संभावनाओं की बात करें तो रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने जा रही है। विशेष रूप से देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिए नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने और देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने का समय निकट आ रहा है। ऐसे में गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहले शुरू होंगी, स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पीएचडी छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें राष्ट्रीय स्तर पर एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वर्तमान बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल है। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 7 सूत्री रणनीति की बात करें तो इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी, जिसमें मानव मशीनों की बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, एआई और आरएनडी के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एआई के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थ को समझना तथा उन पर काम करना, एआई जैसी टेक्नोलॉजी को मानक मानकर बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना। और सावधानी भी जरूरी है। अगर सावधानी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी से तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। और संभवतः एआई की दुनिया में रोजगार जनित चुनौतियों से हम निपट लें, लेकिन सबसे बड़े खतरे को टालना मुश्किल होगा। अतः स्पष्ट है कि एआई इस युक्त मशीनों से जितने फायदे उतने ही खतरे भी हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीन और हथियार बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना हॉलीवुड की टर्मिनेटर जैसी फिल्म में की गई है। और बन रहे इंटेलिजेंट रोबोट तो इस समय का नवीनतम आविष्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की बुद्धि को दर्शाता है। एआई की सहायता से रोबोट को इफेक्टिव और इंटेलिजेंट बनाया जाता है। इस प्रकार के रोबोट विदेशों में एवं देश की कई बड़ी कंपनियों में अपनी जगह बना चुके हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें करने में श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों को बेहद कठिनाई का अनुभव होता है। सऊदी अरब का इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया, तो सोफिया नामक रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया। 25 अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इसे अपनी पूर्ण नागरिकता दी और किसी भी देश की नागरिकता हासिल करने वाली वह दुनिया की पहली रोबोट है। सोफिया के हाव भाव बिल्कुल मनुष्यों जैसे हैं और वह दूसरे के चेहरे के हाव भावों को भी पहचान सकती है। सोफिया अपनी इंटेलिजेंस से किसी से भी बातचीत करने के अलावा मनुष्यों की तरह सभी काम कर सकती है और अपने खुद के विचार रखती है। सोफिया को सऊदी अरब के ऐसे सभी अधिकार मिले हैं जो वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। जब कभी सोफिया गलत होगी तो सऊदी अरब के कानून के अनुसार उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति या नागरिक सोफिया के साथ कुछ गलत करता है तो सोफिया भी सऊदी अरब के कानून के अनुसार मुकदमा दायर कर सकती है। भारत आ चुकी है सोफिया। मुंबई में जब एशिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट 2017 आयोजित किया गया था तब इसके टेलीफेस्ट में रोबोट सोफिया भी आई थी। सोफिया ने इस कार्यक्रम में भारतीय अंदाज को अपनाया और इस प्रोग्राम में भारतीय वेशभूषा में सफ़ेद और संतरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सोफिया ने नमस्ते इंडिया
मैं सोफिया कहकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। टेक फेस्ट 2017 में 3000 लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि आखिर सोफिया किस तरह बात करती है और सवालों के जवाब कैसे देती है। सोफिया ने सभी सवालों के जवाब बड़ी ही चतुराई और प्रभावी तरीके से दिए। सोफिया ने वहां मौजूद लोगों से हिंदी में भी बात की। तो ये देखिए आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है और इनकी जो इंटेलिजेंस है ना, इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए पहला सवाल कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, दूसरा बिग डेटा क्या है, और तीसरा आईओटी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करते हैं नेपाल में चाइना की नई पहल। तो देखिए, चाइना ने नेपाल को पिछले 5 सालों से अटके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI की याद दिलाई, जिस पर नेपाल ने चाइना के साथ 2017 में करार किया था। हालांकि पिछली सरकार ने चाइना को स्पष्ट कर दिया कि वह चाइना से अनुदान की अपेक्षा रखता है, न कि भारी ब्याज वाले कर्ज की। तो पिछले 5 सालों में चाइना ने नेपाल में हर तरह के राजनीतिक समीकरण बढ़ाने की कोशिश की ताकि BRI का काम आगे बढ़ सके, पर इसमें वह पूरी तरह विफल रहा। साल 2017 में समझौते के समय नेपाल में नेपाली कांग्रेस और माओवादी गठबंधन वाली सरकार थी, जिसमें नेपाली कांग्रेस के विरोध के बावजूद माओवादी पार्टी के प्रमुख और मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सरकार को BRI समझौते की स्वीकृति के लिए सरकार को मजबूर किया। ऐसे में जब वाम संगठन फिर से सरकार बनाने में सफल रहा है, वाम गठबंधन, तो चाइना हर तरह से नेपाल को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। अब वाम गठबंधन हमेशा से चाइना का निकटतम माना जाता है। नई सरकार के गठन के साथ ही चाइना पिछले सालों में हुए समझौतों को मजबूत करने के राजनीतिक प्रयासों में लग गया है। चाइना ने 3 बातों पर खास ध्यान दिया है। पहला, चाइना चाहता है कि राष्ट्रपति चिनफिंग की 2019 में हुई नेपाल यात्रा के दौरान विकास और समृद्धि के लिए सदा स्थायी मित्रता की विशेषता वाले सहयोग की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। और यह समझौता पिछले समझौते चाइना नेपाल सहयोग की व्यापक साझेदारी, जिसमें चिरस्थायी मित्रता है, का एक नया रूप था, जिसमें चिनफिंग के 2019 दौरे के दौरान रणनीतिक साझेदारी जोड़कर नया स्वरूप दिया गया था। नेपाल के साथ रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत चाइना सैन्य स्तर पर साझेदारी को महत्व देगा, हालांकि बाद में इसे रोक दिया गया। दूसरा, चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में नेपाल की हिस्सेदारी की सामरिक दृष्टि से देख रहा है। साल 2022 में राष्ट्रपति चिनफिंग ने बोआओ फोरम एशिया की वार्षिक बैठक में इस इनिशिएटिव की मुख्य 6 प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दिया था, जिसमें सामान्य व्यापक सहकारी और सतत सुरक्षा की दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध रहना और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध रहना शामिल था। ऐसे में नेपाल की इस पहल में शामिल होने का मतलब है कि चाइना नेपाल भारत के बीच सीमा विवाद में कूदना चाहेगा, और हाल ही में नेपाल में चीन के राजदूत की गतिविधि से इसे महसूस किया गया। और तीसरा, चीन ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी कॉरिडोर को गंभीरता से ले रहा है। यह समझौता 2017 में हो चुका है, जिसमें चीन तिब्बत को काठमांडू से रेल और सड़क के माध्यम से सीधे जोड़ने की बात कर रहा है, और यह कॉरिडोर विश्व के सबसे ऊंची हिमालयन पहाड़ियों को पार करके बनेगा, जो अभियांत्रिकी की दृष्टि से कठिन होने के साथ ही उसकी लागत भी बहुत अधिक होगी। बड़ा सवाल यह भी है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा, लेकिन जिस हिसाब से चाइना अड़ा है, उस तरह से आने वाले सालों में वह नेपाल की वाम गठबंधन सरकार को चीनी कर्ज लेने को मजबूर करने का हर संभव प्रयास करेगा, और सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से यह कॉरिडोर चाइना के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होगी। वर्तमान में नेपाल चीन व्यापार सीमित संस्थानों से सड़क मार्ग से होता है, जो कई कारणों से निष्क्रिय अवस्था में थे। वाम सरकार के बनते ही चाइना ने इसी माह एक मार्ग को सीमित व्यापार के लिए खोल दिया है। तो अगर हम भारत की चिंताओं की बात करें, तो नेपाल के एक प्रमुख समाचार पत्र के हिसाब से सत्तारूढ़ गठबंधन ने 10 जनवरी को विश्वास मत के एक दिन पहले एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया, जिसमें भारत द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस लाने के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाने का वादा किया है। और पिछली वाम सरकार ने पहले ही सीमा विवाद को एक ज्वलंत मुद्दा बनाया था, जिसके चलते भारत नेपाल संबंध व्यापक रूप से दुष्प्रभावित रहे हैं। ऐसे में चाइना के साथ दोस्ती और सीमा विवाद वाम गठबंधन वाली सरकार के इरादों को साफ तौर पर दर्शाता है। नेपाल का एक अभिजात वर्ग भारत के खिलाफ सबसे पहले इंटरनेट मीडिया और प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगाता रहा है। भारत के लिए यह न केवल सामरिक नुकसान है, बल्कि इसका असर आपसी संबंधों पर भी होगा। ऐसे में भारत को चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा भारत नेपाल विकास संबंधों पर ध्यान देना होगा, जिनमें निर्माण, पन बिजली, कनेक्टिविटी, शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। अगर हम बफर स्टेट की बात करें, तो एक बफर राज्य एक ऐसा देश है जो भौगोलिक दृष्टि से 2 प्रतिद्वंदी या संभावित शत्रुतापूर्ण महाशक्तियों के बीच स्थित है। इसके अस्तित्व को कभी कभी उनके बीच संघर्ष को रोकने के लिए सोचा जा सकता है। एक बफर राज्य कभी कभी 2 बड़ी शक्तियों के बीच स्थित क्षेत्र पर पारस्परिक रूप से सहमत होता है, जो किसी भी शक्ति की सेना की मेजबानी नहीं करने के अर्थ में असैन्यकृत होता है। हालांकि आमतौर पर इसकी अपनी सेना होगी। एक बफर राज्य पर इसके आसपास की शक्तियों में से एक द्वारा आक्रमण करने से अक्सर शक्तियों के बीच युद्ध होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि बफर स्टेट एक लाइन में होता क्या है बफर स्टेट। अब देखिए, चाइना के बाजार खुलने से महंगाई में वृद्धि संभव है। तो अभी खबर चल रही है, इसको जब ये फाइनल आ जाएगा तब हम देखेंगे कि कितनी महंगाई हो रही है ना।
और 2023 में 3 लाख करोड़ डॉलर की होगी भारतीय अवस्था। जैसे हम 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके लिए ये आंकड़ा आपके लिए जरूरी है, या आपसे यूपी पीएसएस प्री में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में पूछा जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा जर्मनी। देखिए, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जर्मनी ने भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की इच्छा जताई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज ने कहा कि वह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सुनिश्चित करेंगे। वह कुछ और देशों के साथ भी यह समझौता करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत की ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए वार्ता प्रगति पर है। और जर्मन चांसलर ने कहा, यूरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है। जर्मनी भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारी में से एक है। हम द्विपक्षीय व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए 2022 से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए वार्ता चल रही है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए भी वार्ता चल रही है। इससे जर्मनी का भारत में निवेश बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। शुल्ज ने कहा, जर्मनी अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। इसके तहत 2045 तक देश में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करने की योजना है। WEF की बैठक में शुल्ज ने कहा, उनकी कोशिश होगी कि भारत के अतिरिक्त कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और चिली के साथ उनके देश का मुक्त व्यापार समझौता हो। विदित हो कि यूरोपीय संघ के 27 देशों में भारत का कुल व्यापार 88 अरब यूरो का है ना। अभी अगर आप लोगों ने सुबह का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि यूपी पीएसएस प्री के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया जाता है उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन से पार्ट हैं जो यूपी पीएसएस प्री में पूछता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि व्यापार साझेदार एक टॉपिक हमने वहाँ पे लिया हुआ है, तो वो आप उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर हम मुक्त व्यापार समझौता की बात करें कि ये क्या होता है, तो FTA विभिन्न देशों और क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच एक समझौता होता है जो व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने और उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसमें माल, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। मुक्त व्यापार की यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद का विलोम है। FTA को अधिमान्य व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। FTA का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो FTA स्थानीय उत्पादन को विदेशी व्यापार के साथ संयुक्त करके अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है। चूंकि FTA के कारण प्रत्येक देश द्वारा कम लागत पर चयनित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और खपत में वृद्धि लाता है। सीमा रहित व्यापार को सुविधाजनक बनाने के अलावा FTA अधिकाधिक व्यवसायों के लिए सीमा पर व्यापार को आसान बनाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद करते हैं। भारत के एक मुक्त व्यापार समझौतों की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत वर्तमान में 12 FTA का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें भारत UAE CEPA नवीनतम है। नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत के बाहर आने के बाद 15 सदस्यीय FTA समूह, जिसमें जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, में भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौते ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है। अगर भारत के प्रमुख व्यापार समझौतों की बात करें तो व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता है, फिर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता, ये कुछ भारत के व्यापार समझौते हैं ना। तो ये आपने देख लिया, और इतना ही था आज के न्यूज़ एनालिसिस में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूज़ एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसमें आपने देखा कि प्री से कम लेकिन मेंस के लिहाज से खबरें ज़्यादा जरूरी थी जो आपको देखना था, प्लस आपको एथिक्स भी आपको देखने को मिला केस स्टडी के तौर पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे जो भी सवाल पूछे गए हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में उनका जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा है और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन से अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।